डॉक्टर में आपका स्वागत है। निजी जीवन में कैमरा से परे राजनेता एक दूसरे के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं? भगवंत मान का चंडीगढ़ पे दावा क्या गुल खिलाएगा? और क्या बढ़ती कीमतों का अब किसी पे फर्क नहीं पड़ता? पिछले हफ्ते आपने हमें कई सवाल भेजे भारतीय राजनीति से लेकर रूस और यूक्रेन तक, और इस एपिसोड में हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देंगे हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ। मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका। धन्यवाद अपूर्वा। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो पर शेखर आपके सभी सवालों का जवाब देते हैं, चाहे वो भारतीय राजनीति से जुड़े हों या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से। अब शेखर, आज का जो सबसे पहला सवाल आ रहा है वो आ रहा है करण बेदी का, जो कि पूछ रहे हैं कि क्या आप चंडीगढ़ ड्रामा पे कुछ प्रकाश डाल सकते हैं और क्या भगवंत मान का ये मार्च कितना फलदायी होगा? देखें, ये समस्या इतनी पुरानी है जितना पुराना पंजाब का विभाजन है। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ, तब से समस्या चल रही है कि ये चंडीगढ़ किसको मिलेगा। पर ये ऐसे ही है जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर समस्या है, ऐसे ही पंजाब हरियाणा के बीच में चंडीगढ़ समस्या है। तो उसका एक समाधान ये निकाला गया कि दोनों राज्यों की ये मिलकर राजधानी हो जाएगी और समय के साथ साथ हरियाणा को कुछ मदद मिलेगी जिससे हरियाणा अपनी राजधानी बनाए। तो वो हुआ नहीं है। अब ये एक तरह से यूनियन टेरिटरी बन के चली जा रही है, संघ शासीय प्रदेश कहते हैं। तो ये हर 10-12 साल में फिर से एक खुजली होती है, फिर से शोर होता है। एक समय में हुआ था जब पंजाब के ऊपर पीस अकॉर्ड की बात हो रही थी, तब था कि जो पंजाबी हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ है पंजाब के, वो हरियाणा को दे दिए जाएं, या हरियाणा के पंजाबी स्पीकिंग पार्ट्स हैं वो डब्बाली वगैरह में काफ़ी उस समय तमाशा हुआ था, तो कुछ हिंसा भी हुई थी तब। तो ये एक ऐसी बात है जिसको जिसको कहते हैं लेट स्लीपिंग डॉग्स लाए। लेकिन अब देखिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार आई है पंजाब में। ये राजनीति है और राजनीति का खेल बहुत ज़बरदस्त होता है। तो बीजेपी भी अब राजनीति खेल रही है। तो उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में, क्योंकि चंडीगढ़ में हमेशा ये था कि 60-40 60 और 40 के अनुपात में पंजाब और हरियाणा से कामकाज करने के लिए वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जाते थे। अब कह दिया कि उसमें जितने भी होंगे सबको केंद्र के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका दर्जा दिया जाएगा। तो उससे उनका दर्जा जो अपने राज्य के एम्प्लॉई हैं जहाँ से वो आए हैं उनसे ऊपर हो गया। तो अब राज्य सरकारों के ऊपर एक तो ये प्रेशर हो गया कि भाई वो अपने एम्प्लॉयज़ का भी वहाँ करें। अगर अपने एम्प्लॉयज़ को भी ऊपर करेंगे तो पंजाब तो पहले ही दिवाला निकला हुआ, और क्या होगा। हरियाणा फिर भी संभाल जाएगा, हरियाणा इतना दिवालिया नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि अब ये पंजाब में एक तरह से खबर जाना कि अब चंडीगढ़ को पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो लगता है कि ये फाइनल हो गई बात और भी ज़्यादा कि पंजाब को कभी नहीं मिलेगा या किसी भी राज्य को कभी नहीं मिलेगा। तो उससे पंजाब के अंदर एक पॉलिटिकल टेंशन होना भी स्वाभाविक है। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने इस समय इसलिए किया है कि आम आदमी पार्टी को लगे पता आटे दाल का भाव कि अब आप सत्ता में आ गए बेटा, अभी आप संभालो ये सारी बातें। पंजाब का मुख्यमंत्री बनना और पंजाब की सरकार चलाना कोई इतना आसान काम नहीं है। जी। शोभित कौल पूछ रहे हैं बंगाल और बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंसा इन दोनों जगहों का हिस्सा क्यों बन गई है? देखिए, ये हमने पहले भी जवाब दिया था कि बंगाल में, हमारे बंगाल में जो हिंसा है ये करीब 50-52 साल से घर कर गई है। जब से वहाँ नक्सल आए और नक्सलों के बाद में जब से वहाँ पे लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में झगड़े शुरू हुए, फिर 32 साल वामपंथी दलों की सरकार आई, फिर उसके बाद जब ममता बनर्जी की सरकार आई तो उनके भी ज़्यादातर वर्कर और वोटर वो लेफ्ट से ही आए थे। तो वही आदतें लेके, वही तरीके लेके आए। तो वहाँ की जो राजनीति है वो एक ज़माने में बिहार की तो बदनामी थी, वैसे ही उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा हिंसक राजनीति है। बांग्लादेश में जो आजकल हो रहा है वो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश और भारत के संबंध इस समय बहुत अच्छे हैं। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं सबसे अच्छे संबंध भारत के बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश में इस सरकार जो है वहाँ पे शेख हसीना की सरकार, जितने भारत के वहाँ पे आतंकवादी थे या टेरर ग्रुप्स थे या इंसर्जेंट्स थे जिनको पहले के आईएसआई और बांग्लादेश सरकार ने मिलकर वहाँ पाला हुआ था, उन्होंने पकड़ पकड़ के सारे हमारे हवाले कर दिए। हमारे हाथ में उनके जो एक दो आए हमने उनको हवाले कर दिए, उन्होंने उनको फांसी भी लटका दिया है। खास करके वो लोग जो शेख मुजीबुर रहमान के समय से या सन 71 में जिन लोगों ने ज्यादतियाँ की हैं वहाँ पे जमात इस्लामी वगैरह के लोग थे, यहाँ छुपे हुए थे। तो ये एक बहुत
एक बहुत अहम रिश्तेदारी है दोनों देशों के अंदर। तो उसमें आप ये भी समझेंगे कि कुछ कुछ ताकतें ऐसी हैं, वो बांग्लादेश में भी हैं, क्योंकि जो शेख हसीना के खिलाफ हैं वो इस्लामिस्ट हैं, और कुछ ये भी ज़रूर है कि पाकिस्तानी आईएसआई वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो उसमें तरीका क्या होता है उनके आग लगाने का, कि बांग्लादेश में काफ़ी बड़ी हिंदू माइनॉरिटी है, हिंदू अल्पसंख्यक है। तो उनके किसी मंदिर में आप कुछ धमाका कर दीजिए, उनको कहीं पीट दीजिए, कहीं किसी को मार दीजिए। पहले भी ऐसे एक तमाशा हुआ था कि कोई मूर्ति कहीं रखी गई थी, कोई मुस्लिम फंक्शन में किसी ने रख दी थी जाके। तो ऐसी ऐसी बातों से बहाने बना के, और जो राइट विंग मुस्लिम ग्रुप है, फंडामेंटलिस्ट ग्रुप, वो बांग्लादेश में बहुत मजबूत है, और वो शेख हसीना को बिल्कुल हेट करते हैं, और शेख हसीना भी उनको छोड़ती नहीं है। तो बांग्लादेश का मामला पेचीदा है, लेकिन देखने की बात यह है कि जब वहाँ पे ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, कोई वाकया होता है, तो वहाँ सरकार उस पर कैसे रिएक्ट करती है। तो आप देखिए वहाँ सरकार बहुत ज़ोर से रिएक्ट करती है, लोगों को एकदम सज़ा देती है, पकड़ती है, मारती है, पीटती है, वो किसी को ये करके बचने नहीं देती है। तो सरकार की कोशिशों के बावजूद ये कभी कुछ होता है, और अगर कभी कुछ होता है तो सरकार उस पर एक्ट करती है। और ये भी ज़रूर है कि आप देखें कि भारत की सरकार भी जो है, हालांकि बीजेपी की सरकार है, ये बांग्लादेश के बारे में कुछ भी कहने में बहुत एहतियात बरतते हैं, क्योंकि इनको पता है कि भारत का राष्ट्रहित इसमें है कि शेख हसीना की सरकार वहाँ पे रहे और भारत के उनके साथ अच्छे रिश्ते रहें। क्योंकि आप देखें कि अगर अच्छे रिश्ते नहीं होंगे तो एक तरफ तो आपके पास पंजाबी स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग बोलने वाला पाकिस्तान बन गया। आप चाहते हैं कि वो तो आपके पश्चिम में है, तो आप चाहते हैं कि आपके पूर्व में एक बंगाली बोलने वाला पाकिस्तान बन जाए। और एक समय था जब वहाँ भी जनरल ज़िया थे, ज़ियाउल हक पाकिस्तान में और ज़ियाउर रहमान बांग्लादेश में, तब ऐसे लगता था कि वो एक बंगाली पाकिस्तान बन गया है। हम उससे निकल के आए हैं और उसको वापस वहाँ नहीं जाने देना है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो शेख हसीना की जो बड़ी अपोजिशन वहाँ पे, वो तो खालिदा ज़िया से ही आ रही है। जो अगला सवाल है वो आ रहा है महेश केदार से, जो सोनिया गांधी की हाल ही में पार्लियामेंट में दी गई स्पीच का एनालिसिस जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, सोनिया गांधी मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान से नहीं देखी है, पर ये मुझे पता है कि उन्होंने मनरेगा के ऊपर बोला है। तो कांग्रेस पार्टी का मनरेगा के साथ बहुत ज़्यादा एक इमोशनल अटैचमेंट है। लेकिन ये सच्ची बात है कि मनरेगा से आगे जो हमारा वेलफेयरिज्म है वो मनरेगा से बहुत आगे चला गया है। क्योंकि मनरेगा में तो आपको जाके मांगना पड़ता है, आपका राइट है कि जी मेरे पास कुछ काम करने के लिए नहीं, रोज़गार नहीं है, मेरे को इतने पैसे दो, मैं दिन में 8 घंटे काम करूँगा। लेकिन अब जो गरीबों के पास पैसा जा रहा है उसके लिए काम भी नहीं करना पड़ता है। तो काफ़ी जो वेलफेयर, जो मोदी स्टाइल वेलफेयर है, ये और तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से जा रहा है। तो इसलिए ये भी एक कारण है कि मनरेगा में पैसा कम जा रहा है। मनरेगा जो है ये डिमांड बेस्ड बजट है, इसमें आप पहले नहीं कहते कि इतना बजट है, खत्म हो गया तो हो गया, ऐसे नहीं होता। आप एस्टिमेट कह सकते हैं, उसके बाद जब कोई आदमी मांगने जाएगा मनरेगा में काम, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये कानून है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। तो ये राइट बेस्ड एक चीज़ है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि बजट कम होने से या ज़्यादा होने से आप ये कह सकते हैं कि आप मनरेगा को भूखा मार रहे हैं। जी, अंकित कुमार का सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि हमने पीएम मोदी को राज्यसभा सांसदों के सेवानिवृत्त होने पर बहुत भावुक और खुले दिल से भाषण देते देखा है, लेकिन सदन के बाहर वो कह रहे हैं ऐसा नहीं होता। अब वो बोल रहे हैं कि आपको राजनीतिक पत्रकारिता का इतना लंबा अनुभव है और आप कई राजनेताओं के साथ भी आपके दोस्ताना संबंध है, तो निजी जीवन में विभिन्न दलों और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के राजनेताओं के बीच संबंध कैसे होते हैं? देखिए, ये हमेशा संबंध उनके आपस में जो जाती तौर पर, व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे रहे हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पिछले कोई 10-15 साल में ख़राब होने शुरू हो गए, और कुछ ऐसे शुरू हो गया है कि अगर विपक्षी है तो मेरा दुश्मन है। पहले तो हमेशा एक दूसरे के शादी ब्याह में जाते थे, एक दूसरे के घरों में खाना पीने का काम चलता था, अब भी चलता है, ख़ास करके जो नौजवान राजनेता हैं उनके अंदर। लेकिन एक अब टीवी हो गया, अब टीवी चैनल पे जाके सबको आपस में लड़ना पड़ता है डिबेट में। अगर वो ना लड़ें तो आपको मज़ा नहीं आता, ना लड़ें
कुत्ते बिल्ली की तरह से, तो आपके उनकी रेटिंग्स नहीं होती, और फिर हर कोई लड़ता भी है सोच के कि मेरे पार्टी का बॉस भी मुझे देख रहा है। तो इन सब चीज़ों से कुछ बिटर हो गया, कड़वाहट आ गई है। लेकिन फिर भी व्यक्तिगत तौर पे सब एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। आप देखिए कि जब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था तो फटाफट सोनिया गांधी ने वाजपेयी का हाल पूछा, वाजपेयी ने सोनिया गांधी का हाल पूछा। हंसी मजाक भी चलता रहता है, लेकिन अब पहले से कम हुआ है, ये एक अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। पहले तो हम इतनी कहानियां याद हैं, जैसे कि नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी एक पब्लिक फंक्शन में उन्होंने कहा, नरसिम्हा राव ने शायद कहा कि ये तो मेरे गुरु हैं, तो अब अटल जी ने कहा अगर मैं गुरु तो ये गुरु घंटाल। तो इस तरह के मजाक, हालांकि एक दूसरे के खिलाफ वो लड़ते थे चुनाव में, लेकिन थोड़ी सी मुझे सेंस ऑफ ह्यूमर है और थोड़ी सी जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में ऑनर अमंग थीव्स, तो वो अब कम हो गया है। चलिए अगला सवाल है बालो चेले का, जो बोल रहे हैं कि कर्नाटक सरकार अगले साल राज्य में होने वाले चुनावों से पहले ध्रुवीकरण करने के लिए कम्युनल पॉट को लगातार उबाल रही है। पहले हिजाब था, फिर हलाल, जबकि असली मुद्दों को साइडलाइन किया जा रहा है। तो बोम्मई के लिए आपके पास कोई 50 वर्ड एडिट है क्या? देखिए, उसके ऊपर हम लिख चुके हैं और भी लिखेंगे कि जो हो रहा है कर्नाटका में बहुत गलत हो रहा है। ये आप अपनी झोपड़ी को अपने आप आग लगा रहे हैं, बल्कि कर्नाटका को कहूँगा तो आपके अपने महल को अपने आप आग लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो बेंगलोर है, बेंगलुरु जिसे आप कहते हैं। तो देखिए, जो बेंगलुरु है उसमें सारे देश से लोग जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आईटी है, वहाँ इतनी एनर्जी है, इतने स्टार्टअप हैं। अगर इंडिया के आप यूनिकॉर्न देखिए जो $1 बिलियन या 7,500 करोड़ से ज़्यादा वैल्यू है, तो मैं समझूंगा कि 2/3 उसके बंगलौर में है जी। ये बॉम्बे में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, गुड़गांव में नहीं है, बेंगलोर में, पुणे में नहीं है, हैदराबाद में नहीं है। मेरे ख्याल जितने बम्बई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद में होंगे उतने सिर्फ बेंगलोर में होंगे, क्योंकि सारे देश से लोग जाते हैं। तो जिसे कहते हैं कि जो सोशल कोहेजन है वो बहुत ज़रूरी है आपकी आर्थिक ग्रोथ के लिए जी। क्योंकि अगर आपके लोग ही आपस में बटे रहेंगे और सारा दिन यही कहानी होती रहेगी कि ये हलाल काउंटर है, ये झटका काउंटर है, ये बेकार की बातें हैं। उसमें पहले हिजाब चली, हिजाब अब कोर्ट ने सेटल कर दिया एक तरीके से, पर उससे एक आग तो लगाई गई। अब इसमें आप आग लगाए जाएंगे। अभी भी मैं देख रहा हूँ कर्नाटका में कि बहुत कंपनियां ऐसी हैं जिनके कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर तो बेंगलोर में है, क्योंकि मौसम अच्छा है रहने के लिए, शहर भी बुरा नहीं है। लेकिन उनकी जो फैक्ट्रियां में जो बन रही हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा नौकरियां मिलती हैं, वो फैक्ट्रियां तमिलनाडु में बन रही हैं, क्योंकि तमिलनाडु में वो सोचते हैं लेबर सिचुएशन भी अच्छी है और सामाजिक जो सौहार्द कहते हैं वो भी ज़्यादा है। तो ये कर्नाटका को बहुत नुकसान होने वाला है इससे। और जो इसमें जो किरण मजूमदार शॉ ने कहा वो बिल्कुल ठीक बात कही है। बिल्कुल। अगला सवाल है महेश केदार का, जो पूछ रहे हैं कि हर चीज़ की कीमतें हर तरफ बढ़ रही हैं, सत्ता पक्ष या विपक्ष इसको एड्रेस क्यों नहीं कर पा रहा? क्या अब कीमतें मायने नहीं रखती? देखिए, कीमतें बढ़ रही हैं इतनी ज़्यादा भी, अगर सब चीज़ को देख लें तो सिर्फ तेल बढ़ रहे हैं सबसे ज़्यादा। जब मैं कहता हूँ तेल बढ़ रहे हैं तो ना सिर्फ पेट्रोल और डीजल है, लेकिन खाद्य तेल भी है। तो जो खाने के तेल है उनका दाम भी बहुत बढ़ रहा है। तो एक तो इसमें चीज़ होती है कि ग्लोबल कमोडिटी साइकिल होती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। जो क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं उसका अलग कारण है, जो अब आप जानते हैं। अब तो क्योंकि लड़ाई हो गई, रूस का बंद हो रहा है, उसके पहले वेनेजुएला और ईरान के ऊपर वैसे ही रोक लगाई हुई है, तो दुनिया में कमी हो गई है, तो उसके दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन ये भी है कि उसके ऊपर आपकी बात भी ठीक है कि महंगाई इतना बड़ा इशू नहीं रहा है, क्योंकि मोदी सरकार उसके ऊपर बहुत बड़ा एक्साइज भी चार्ज कर रही है। अब एक्साइज क्यों चार्ज कर रही है? क्योंकि उनको पता है कि जिन लोगों को इसकी चोट लगती है, चपत लगती है, वो लोग रोना धोना तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी जिस दिन वोटिंग का टाइम आता है वोट जाके मोदी जी को ही देते हैं। और आप उनसे पूछें कि अच्छा ऐसी बात क्या है, अगर मोदी जी को वोट देते रहते तो रोते क्यों? कहते नहीं साहब और किसको दें, फिर तो राहुल है। तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहाना है, क्योंकि वो वोट देते हैं जो बीजेपी और मोदी जी की एक पॉलिटिक्स है, और वो पॉलिटिक्स जो पोलराइजेशन की ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स है उस पर भी वोट देते हैं काफ़ी लोग। आप सोचें, ये मैं एक बात कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के, कि एक तरफ से मुसलमान के खिलाफ वोट देते हैं कि इन्होंने मुसलमानों को अपनी जगह बिठा दिया है। तो अगर आप उसके लिए दाम पे करने के लिए तैयार हैं तो महंगाई कोई इशू ही नहीं है। जो खाद्य तेलों की महंगाई है वो एक समस्या है बड़ी,
क्योंकि वो गरीब को भी अब परेशान कर रही है। इसीलिए सरकार ने कभी ड्यूटी कम करी पाम ऑयल के ऊपर, कभी किसी के ऊपर। अब भारत बहुत ज़्यादा एक तो बात यह है कि भारत जो ईंधन के तेल हैं उनके लिए विदेशी सप्लाई पे और आयात पर निर्भर है। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि भारत खाद्य तेलों के लिए भी काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर है जी। और इसी के लिए हम लोग कहते थे कि ये जो नए सुधार किए जा रहे हैं भारत की खेती बाड़ी में, जो एग्रीकल्चरल फार्म बिल्स आए थे, एक्ट आए थे, ये अच्छे थे। क्योंकि अभी किसान हमारे बड़े आराम से गेहूं और चावल उगाए जा रहे हैं, खास करके उन स्टेट्स में जहाँ सरप्लस उगाते हैं, वो जहाँ फालतू बचता है उनके पास में। जी। अगर वो लोग उसी से खाद्य तेलों में शिफ्ट हो जाएं, सरसों है, जैसे सर्दियों में रबी में गेहूं उगाते हैं, अब गेहूं बहुत ज़्यादा है भारत में, तो आप थोड़ी सरसों उगाएं, या जैसे खरीफ में आप अरहर की दाल डाल दें, कुछ और ऐसी दालें डालें। तो दालें और जो ऑयल सीड्स हैं, जो खाद्य तेल हैं, उनकी हमारे यहाँ बहुत कमी है। वो कमी कम करने का, पूरी शायद ना हो, लेकिन वो कमी काफ़ी हद तक कम करने का एक तरीका यह है कि वो किसान और वो ज़मीन जो ज़रूरत से ज़्यादा चावल, धान और गेहूँ उगा रही है, वो खाद्य तेल उगाए। जी। अगला सवाल आ रहा है अनूप बुबाड़े से, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या अब भी रूस यूक्रेन युद्ध में विजेता चुनना जल्दबाजी होगी? क्या इसका परिणाम कूटनीति के इस दौर से होगा या सैन्य लड़ाई के अगले दौर पर निर्भर करेगा? देखिए, इस समय अगर आप देखिए वो स्थिति, तो आपको लगता है कि थोड़ी स्थिति ठहरी हुई है और थोड़ा कूटनीति अभी काम कर रही है। क्योंकि दो बातें साफ हो गई हैं। लड़ाई शुरू की थी पुतिन ने और रूस ने, लड़ाई यूक्रेन ने शुरू नहीं की। अब दो बातें साफ हो गई हैं। एक तो ये कि पुतिन इस लड़ाई को सैन्य तरीके से जीत नहीं सकते, क्योंकि एक और देश जो 4.5 करोड़ की आबादी है, यूरोप के लिए बहुत होती है और बहुत बड़ा देश है, उसको जीत पाना मिलिटरीली, उसके लिए बहुत सेना चाहिए। जी। बल्कि ये भी कैलकुलेशन है कि मान लीजिए वो जीत भी जाते हैं यूक्रेन को, तो इतने बड़े देश को संभाल के रखने के लिए अपने कब्जे में उनको कम से कम 8 लाख फौजी चाहिए। 8 लाख तो रूस की खुद सेना है, तो वो नहीं होने वाला है। ठीक है, आप बोलें कि जी अंग्रेज तो इंडिया में आए थे, इतने थोड़े से लोगों से कर लिया, पर वो ज़माना और था। भारत बहुत डिवाइडेड था, वो ज़माना और था। और एक फ़र्क होता है 18वीं सदी और 21वीं सदी में, तो ये नहीं होने वाला है। दूसरी बात, उनको ये भी पता है कि वो लड़ाई हार भी नहीं सकते हैं। तो ये अब आपकी बात लिक्विड ऑक्सीजन वाली है कि लिक्विड आपको जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन आपको मरने नहीं देगा। तो आप ना आप लड़ाई हार सकते हैं, ना आप लड़ाई जीत सकते हैं। तो ऐसे में आप कूटनीतिक कोई चीज़ सोचते हैं। इसमें जो कूटनीति की सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि कैसा फॉर्मूला निकाला जाए कि दोनों पक्ष ये कहे कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। जी। यूक्रेन भी बोले मैं जीत गया और रशिया भी बोले मैं जीत गया। उसी के ऊपर काफ़ी खींचातानी होगी। अगर ये सेटल हो गया, क्योंकि बाकी देश भी चाहते हैं कि सेटल हो, चीन चाहता है सेटल हो, भारत चाहता है सेटल हो, यूरोप के देश चाहते हैं सेटल हो, हालांकि शोर वो बहुत करते हैं। अमेरिका, मुझे पता नहीं, खास करके बाइडेन के ये कहने के बाद कि ऐसा आदमी कैसे पुतिन जैसा वहाँ सत्ता में रह सकता है, तो मुझे लगता है फ्रॉइडियन स्लिप हो गई, उनके मुंह से निकल गया वो बात। तो उनका भी ये सोचना कि ये लड़ाई तब खत्म हो जब पुतिन अपनी नौकरी से जाए, तो वो आसानी से नहीं होने वाला। रिजीम चेंज किसी भी देश में करना बहुत मुश्किल होता है। ये कोई अफगानिस्तान नहीं है 2002 वाला, 2001 और 2 वाला, ये कोई इराक नहीं है 2003-4 वाला। यहाँ पे रिजीम चेंज करना रूस में बहुत बड़ी बात है और नहीं होने वाला आराम से, जब तक कि रूस के अंदर के लोग ये ना चाहें, या रूस की इलीट से जो उनका दरबार है वो ना चाहे। तो मैं चाहूँगा भी कि इसमें कूटनीतिक फैसला हो जाए, क्योंकि नहीं तो ये बहुत लंबी चलेगी और बहुत लोगों की जान और जाएगी। अगला सवाल आ रहा है मिनहाज अहमद अंसारी से, जो कि हमारे मेंबर हैं। वो पूछ रहे हैं कि यूक्रेन में रूसी सशस्त्र बलों की विफलता से भारतीय बलों को क्या सबक लेना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा सबक तो भारतीयों के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो सबक ये है कि एक लिमिटेशंस ऑफ मिलिट्री पावर है। हर कोई सोचता है कि अरे फौज भेजो, सारी प्रॉब्लम का हल कर लो। फौज सिर्फ भेजने से सारी समस्या हल नहीं होती। और भारत को ये रूस और यूक्रेन को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। फौज भेजी गई थी ऑपरेशन ब्लू स्टार में, तो उससे पंजाब में आतंकवाद की समस्या हल हुई क्या? फौज भेजी गई थी श्रीलंका में IPKF,
उससे श्रीलंका की समस्या हल हुई क्या? तो ये सिर्फ फौज से समस्याएं हल नहीं होती हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास बहुत बड़ी सेना है और दूसरे के पास छोटी सेना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके तरीके या आपने जो नियम बनाए हैं लड़ने के, उन्हीं नियमों से दूसरा भी लड़ेगा। ये क्रिकेट का गेम नहीं है, हॉकी का गेम नहीं है कि सबके लिए एक ही रूल है। तो आप वहाँ पे 5,000 टैंक लेके जाइए, 500 टैंक लेके जाइए, दूसरा आदमी एक भी टैंक लेके नहीं आता चाहे तो वो अपना कोई घर के पीछे छुप जाएगा, कोई पेड़ के ऊपर बैठ जाएगा, कोई बिल्डिंग के ऊपर बैठ जाएगा, कोई खाई खोद के उसमें बैठ जाएगा और वहाँ से वो अपना एक मिसाइल लेके रखेगा, लॉन्चर, 5-6 मिसाइल रखेगा पास में अपने, एक लॉन्चर। अभी जो नए मिसाइल आए हैं जो ये यूके से बने हैं, यूके और स्वीडन ने मिलके बनाए हैं, इनको NLAWS कहते हैं, न्यू जनरेशन लाइट वेट एंटी टैंक वेपन सिस्टम, NLAWS। 850 ग्राम का है, 15 सेंटीमीटर का है सिर्फ। आप देखिए 15 सेंटीमीटर कितना होता है, और उसको एक आदमी अपने कंधे पे लेके चल रहा है, हाँ, और वहां से उसको लॉन्च कर रहा है। वैसे पिछली बार मैंने इसको मैन पैड, मैंने आपको बड़ा सिंपल तरीके से कह दिया था कि ये पैड जैसे कंधे पे पैड, लेकिन वो लिटरल एक मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका है। मैन पैड वो फिर पोर्टेबल एयर डिफेंस होता है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस, पर उसी तरीके से ये एंटी टैंक भी है। तो एंटी टैंक मिसाइल, तो फिर आपका क्या है, आपके टैंक जा रहे हैं, हाथी चले जा रहे हैं। टैंक तो आज की लड़ाई के, जो आज की कैवलरी है उसके हाथी हैं, तो वो जा रहे हैं, और कोई एक आदमी घुसा हुआ कहीं से, वो चींटी की तरह से, जैसे एक कहानी है कि हाथी की सूंड में चींटी घुस जाए तो मर जाता है, वहां से एक वो मिसाइल मार के भाग जाता है। आपका टैंक गया इतने करोड़ रुपए का, उसमें 5-6 लोग थे, वो भी गए, वो भी जल के मरे। तो ये एक तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर भी हो रहा है। तो ये भी एक समझने की बात है, और मैं कहूँगा कि भारत के लिए सबसे बड़ा लेसन इसमें यही है कि भारत को अपने यहाँ भी एंटी टैंक मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, जो मैन पोर्टेबल टाइप हैं, उनमें बहुत ज़्यादा निवेश करना चाहिए पहले से ज़्यादा। क्योंकि कई बार लगता है कि हमारी सोच पुरानी है कि हमारे पास इतने टैंक हैं, कौन हमारे सामने खड़ा होगा। अगर आपके सामने दूसरा आदमी टैंक लेके आए नहीं तो आप क्या करेंगे? और दूसरी बात यह है कि अब क्योंकि हम न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में हैं, तो मान लीजिए पाकिस्तान से भी लड़ाई हो रही है और आपने सारे अपने स्ट्राइक कोर वगैरह झोंक दिए, उनके पास भी अच्छा डिफेंस है, उन्होंने किया, लेकिन उनको अगर लगेगा जब कि हम कहीं इस बैटल में हार जाएं, भारत बहुत आगे निकल जाए, तो उनके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं जो थोड़ी थोड़ी पावर के हैं, जो कि आप जिसको कहते हैं कि आप युद्ध में इस्तेमाल करते हैं, उनको आप दूसरे देश की जनसंख्या के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते, पॉपुलेशन के ऊपर नहीं। तो ऐसे में जो लिमिटेशंस हैं कन्वेंशनल वॉरफेयर की, वो समझनी पड़ेंगी। और कैसे दुनिया में लड़ाई का तरीका बदल गया। अब ड्रोन्स हैं, ड्रोन का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर ड्रोन को कोई गिरा भी दे तो उसमें इंसान तो नहीं है ना। अभी क्या होता है कि आपका MiG-21 गिरा, तो पहली बात क्या थी, पायलट कहाँ है? फिर पहला तो लगा भाई पायलट ठीक है कि नहीं, फिर सोचा ठीक है तो इंडिया में है कि वहाँ पे है, अरे भाई इंडिया में नहीं है, अच्छा वहाँ पे चलो ठीक है, वो एक प्रिजनर है, कैदी है, अब वो वापस आ जाएगा। ड्रोन में आपको ऐसी कोई चिंता ही नहीं है जी। जब आपने ड्रोन को गिराया भी, आप अपना फाइटर प्लेन भेज दे, उसे ड्रोन को गिराया, उसे क्या मजा आया कि उसने तो सिर्फ एक छोटा सा ड्रोन गिराया है। तो ये अब लड़ाई का तरीका बदल गया है, और ये सब समझने की बातें। और जो बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, भारत की बहुत बड़ी सेनाएं, उनको जो बदलाव है उसको समझना बहुत मुश्किल होता है, और उसके लिए रेजिस्टेंस भी बहुत होता है। जी, अगला सवाल आ रहा है मोहित ठाकुर से, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि आप यूक्रेन संकट के कारण भारत अमेरिकी संबंधों को शॉर्ट से मीडियम टर्म में कैसे आकार लेते हुए देखते हैं, और क्या आप कभी क्वाड को इंडो पैसिफिक नेटो बनते देखते हैं? देखिए, क्वाड का इंडो पैसिफिक नेटो नहीं बनेगा, क्योंकि नेटो एक सिक्योरिटी अलायंस है। नेटो का मतलब है कि अगर उसमें जो उनका क्लॉज 5 है मेरे ख्याल, उसमें ये कहा है कि अगर नेटो के किसी भी राष्ट्र के ऊपर किसी का भी हमला हो तो वो सब राष्ट्रों के ऊपर हमला माना जाएगा और सब उसकी रक्षा के लिए लाएंगे। उसके लिए नेटो का हेडक्वार्टर है, उनकी जॉइंट फोर्सेस हैं, तो वो यहाँ नहीं बनने वाला है। लेकिन ये एक क्वाड है जिसमें उससे कम लेवल पे जितना कुछ हो सकता है बहुत कुछ होगा, और ये बहुत अच्छी एक ग्रुपिंग है। ज्यादा जो इसका फोकस है वो समुद्री तटों पर है या ब्लू वाटर्स में है,
लेकिन उसकी इम्प्लीकेशंस हर जगह है, क्योंकि इसके मेंबर्स आपस में बहुत डेटा भी शेयर करते हैं, और जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे मुझे लगता है और भी बहुत चीज़ें शेयर करेंगे। भारत अमेरिका के जो रिलेशन है, मैं नहीं समझता कि यूक्रेन रशिया की सिचुएशन से उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि सबको इसमें असलियतें पता हैं, और अमेरिकन भी कोई ऐसे बेवकूफ़ नहीं है जितना बेवकूफ़ उन्होंने यहाँ पे आदमी भेज दिया। ये मैं उसके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग भाषा यूज़ कर रहा हूँ, जो दिलीप सिंह, मतलब बिल्कुल ही उसने आके ऐसे बात की जिसको मैंने कल ट्विटर पे लिखा भी था, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता। उसने कहा देयर बी कॉन्सिक्वेंसेज इंडिया के लिए, इंडिया ये नहीं कर सकता, कल को अगर चीन घुस आएगा आपके यहाँ LAC से तो रूस भाग के नहीं आएगा। अरे भैया, भारत ने कब किसी को कहा है कि आप भाग के हमें बचाने आओ? आप भारत के मित्र हैं, भारत आपका मित्र है, जितनी हम मदद कर सकते हैं आपकी करते हैं, आपकी मुसीबत में जितनी आप कर सकते हैं हमारी करते हैं। हम भी अपनी ज़रूरत के लिए आपकी मदद करते हैं, आप भी अपनी ही ज़रूरत के लिए हमारी मदद करते हैं। तो उसमें ये कहना कि हम तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएंगे, अरे आप किसकी मदद के लिए जाते हो? पहले यूक्रेन की मदद के लिए जाओ ना, जिसको आपने खड़ा करके लड़ने में लगा दिया है। ज़ेलेंस्की, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ नहीं है, राइट? तो इस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखना संभव नहीं है। भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं ये बहुत यथार्थवादी तरीके से बनाए गए हैं, और अमेरिका को भी पता है कि भारत की एक लेगेसी है। भारत के अब 60 साल से रूस के साथ एक रिलेशनशिप है, वो अचानक नहीं जाने वाली है, धीरे धीरे वो डाइल्यूट होगी और धीरे धीरे वो बैलेंस होगी, और वो उसमें भी बैलेंस होते होते भी 10 साल और लगेंगे। संकल्प जो कि हमारे मेंबर हैं पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मॉनेटरी सिस्टम विश्वास पर काम करता है। क्या अमेरिका अपने सैंक्शन से थोड़ा ओवरबोर्ड चला गया है? क्या इसने इकोनॉमिक कैंसिल कल्चर का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया है जो उनके डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी फैशनेबल है? देखिए, कुछ हद तक आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और जितनी अच्छी तरह आप ये बात कह रहे हैं उतनी अच्छी तरह मैं भी नहीं कह सकता था। मैं नहीं कह सकता, मैं भी मतलब फिर ऐसे लगेगा जैसे मैं इमरान खान की तरह बोल रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा चैंपियन हूँ, मैं नहीं। वैसे ऐसे इतने अच्छे तरीके से मैं नहीं बोल सकता था इस बात को। कुछ बातें जो की गई हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा की गई है, जैसे स्विफ्ट सिस्टम, वो सिर्फ विश्वास के ऊपर चलता है दुनिया भर में। अब दुनिया के बहुत देश कहेंगे कि यार ये स्विफ्ट सिस्टम तो सबका था, अगर कुछ देश मुझे इससे निकाल सकते हैं तो मैं इसमें क्यों फंसूँ, मैं अपना सिस्टम बनाता हूँ। या और देश मिलके बोलेंगे हम अपना सिस्टम बनाते हैं। तो ये जो मल्टीलैटरल सिस्टम्स होते हैं, जो बहुपक्षीय सिस्टम होते हैं, इनकी एक सैंक्टिटी होती है, इनको बार बार गड़बड़ नहीं करनी चाहिए जी। तो ठीक है, सैंक्शंस भी एक हथियार है, सब लोग सैंक्शंस यूज़ करते हैं। भारत के खिलाफ ही बहुत सैंक्शंस इस्तेमाल की गई हैं। 1974 से शुरू हुई पोखरान 1 से, 1999 में और बढ़ गई पोखरान 2 से, लेकिन ज़माना बदलता है। आप देखिए, जब 1998 में, 99 नहीं 98 में जब पोखरान 2 हुआ, तब सबसे ज़्यादा गुस्से में कौन थे सैंक्शंस के मामले में? जापान था और ऑस्ट्रेलिया था। और ऑस्ट्रेलिया में तो जो भारतीय अफसर उनकी जो सुरक्षा एकेडमियों में थे, मिलिट्री एकेडमियों में थे, क्योंकि होता है उनके एक अफसर हमारे यहाँ, 1-2 अफसर हमारे यहाँ आते हैं, हमारे 1-2 वहाँ जाते हैं, उनको क्लास चलते चलते क्लास से उठा के बाहर निकाल दिया था कि अब आपके ऊपर सैंक्शंस हो गई है। वही जापान और ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ क्वाड में है। तो ये एक साइकिल है, ये चलती रहती है। जी। अगला सवाल है सागर अग्रवाल का, जो पूछ रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर एक पार्टी में समय बिताने और उसे मजबूत बनाने के बजाय लगातार पार्टियां बदलने की कोशिश करके गलती कर रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर हम सबसे ज़्यादा समझदार हैं और शातिर हैं, तो मैं उनके बारे में ये बोलूं कि वो गलती कर रहे हैं तो ज़रा बड़ी बात होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर एक राजनेता नहीं है, वो खुद ही कहते हैं। अब उन्होंने पहली बार कहा है कि मेरी कुछ आइडियोलॉजी भी है जो बीजेपी वाली नहीं है, गांधीयन है, बीजेपी से दूर है, वगैरह वगैरह। हालांकि वे बीजेपी के साथ काम कर चुके हैं जी। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये कहते हैं कि मैं तो पॉलिटिकल सलाहकार हूँ, एडवाइजर हूँ। तो मैं एडवाइजर, सलाहकार कौन होता है? वकील होता है, डॉक्टर होता है। जैसा मरीज है, जैसा मुवक्किल है, क्लाइंट है, वैसा ही वो एडवाइस देता है। तो वो किसी के लिए भी काम करने के लिए तैयार है, वो कमर्शियल है। तो मैं नहीं समझता कि वो पार्टियां बहुत बदल रहे हैं अपनी पार्टी एफिलिएशन से। उसमें तो उन्होंने एक ही पार्टी ज्वाइन की थी जो कि JDU, जो कि नीतीश की पार्टी है, जब वो मंत्री भी बने। अब
कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हैं, वो अपना राजनीतिक भविष्य बनाना चाहते हैं, मैं कहूँगा कि वो अपने सारे पत्ते अभी छुपा के रखे हुए हैं और वो देखेंगे कि हवा कहाँ बह रही है, कहाँ उनको जो चाहिए वो मिल रहा है, किस पार्टी के नेता उनकी बात सुन के अपनी राजनीति बनाएंगे, किस पार्टी में उनका कितना वर्चस्व होगा, उसके मुताबिक वो फैसला करेंगे। हालांकि ये अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है पब्लिकली, उन्होंने मेरे साथ ऑफ द कफ में भी कहा हमारे कि अब मैं बीजेपी के साथ नहीं रहूंगा। आखिरी सवाल इस एपिसोड का आ रहा है सिद्धम पांडे से, जो पूछ रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत हिमाचल और हरियाणा की राजनीति को कितना प्रभावित करेगी? देखें, हरियाणा तो फिर भी अभी देर से होगा, हिमाचल पहले होगा और हिमाचल को ज़रूर प्रभावित करेगी क्योंकि हिमाचल के अंदर भी ये दो पार्टी सिचुएशन है और हिमाचल हालांकि इतनी बुरी हालत में नहीं है। हिमाचल की जो स्थिति है, आर्थिक हो या उसकी किसी भी हालत से आप देखें, नौकरियों के हिसाब से वो पंजाब से बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। तो पंजाब की स्थिति बहुत ख़राब हुई है, तो लगता नहीं कि वहाँ पे इतनी बिटरनेस होगी जितनी पंजाब में थी। लेकिन फिर भी लोग सोचेंगे कि अरे यार, कांग्रेस भी देख लिया, बीजेपी भी देख लिया, एक बार तीसरे को भी, नए को भी ट्राई करते हैं। और उनको अगर लगा तब तक कि पंजाब में लोग ठीक ठाक काम कर रहे हैं तो उसका असर होगा, क्योंकि आप भूलिए मत कि एक समय में तो तीनों एक ही राज्य थे। जी, चलिए इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। इस एपिसोड में हमने भारतीय राजनीति से लेकर रूस और यूक्रेन तक कई मुद्दों पर चर्चा की। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। हमारी यूट्यूब की मेंबरशिप ज़रूर लें। सिर्फ हाँ, बोलिए फिर बताऊँ। यही बोल रही थी, यूट्यूब की मेंबरशिप ज़रूर लें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एक कमी रह गई आज। हाँ जी, आज हमने क्रिकेट की बात नहीं करी। अरे हाँ, बात तो सही है। हालांकि इमरान खान का मेंशन किया था, क्रिकेट हाँ जी, की हाँ बात जी, नहीं करी, हाँ लेकिन जी। हो सकता है, लेकिन ठीक है, उसको हम अभी उसकी कसर रह गई, अगले हफ्ते वो हम पूरी कर लेंगे। अगले हफ्ते आप भी हमें क्रिकेट पर भी और सवाल भेजें तो मैं ज़रूर वो सवाल उठाऊंगी। चलिए इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद। खुश रहें।